हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं इनकम टैक्स, जीएसटी एंड रिलेटेड टॉपिक्स पर कुछ इंफॉर्मेटिव एंड अपडेटेड वीडियोस। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट किया था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कैश ट्रांजैक्शंस अंडर इनकम टैक्स। मतलब इनकम टैक्स में ऐसी कौन कौन सी कैश ट्रांजैक्शंस मेंशन है जिस पर आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आप उन लिमिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं या आप उन प्रोविजंस का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को मैंने टोटल 8 ट्रांजैक्शंस में डिवाइड किया था, जिसमें से 4 ट्रांजैक्शंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बाकी बची हुई 4 ट्रांजैक्शंस डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी कैश ट्रांजैक्शंस हैं जो अगर आप करते हैं या आप उस लिमिट्स को ध्यान नहीं रखते हैं या आप उन प्रोविजंस का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको इनकम टैक्स में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करता हूं आपसे ऐसी कौन कौन सी कैश ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको इनकम टैक्स में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करवा सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं अक्सर आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आइएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। बात करते हैं आपसे उन कैश ट्रांजैक्शंस की जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ऑलरेडी 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, उन पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं और आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 5 के साथ। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 4, आज का हमारा डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है पॉइंट नंबर 5 के साथ, विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन कैश। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की ट्रांजैक्शंस को कैश में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में आपकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स वो वहां पर डिफरेंट हो जाएगी और आपको उस पर अकॉर्डिंगली जो डेप्रिसिएशंस अलाउ होते हैं वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 बात करता है इसी बारे में, जहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी एक्यूजिशन करता है फिक्स एसेट्स का और वहां पर अगर 10,000 रुपए से ऊपर की कैश पेमेंट कर दी जाती है तो ऐसे में वो जो कैश पेमेंट आप कर रहे हैं उसे आपकी कॉस्ट नहीं माना जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लीजिए आपने यहां पर 80,000 रुपीज का कोई फर्नीचर परचेस किया है, लेकिन आपने उस 80,000 रुपीज में 25,000 रुपीज का कैश पे कर दिया है। तो ऐसे में आपका 25,000 रुपए से फर्नीचर की कॉस्ट को कॉस्ट नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंगली जब आपको डेप्रिसिएशन दिया जाएगा तो वो 80,000 रुपए पर ना देकर 25,000 कम वैल्यू पर दिया जाएगा। तो यहां पर मैं समराइज करना चाहूं तो जितना भी आप कैश पेमेंट करते हैं फॉर द एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिक्स एसेट्स और वो कैश में पेमेंट कर देते हैं तो उस कैश वाले कंपोनेंट को आपकी कॉस्ट नहीं माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको उसका डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं किया जाएगा। आइएगा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द पॉइंट नंबर 6 विच इज टॉक्स अबाउट द डोनेशन। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स में डोनेशंस देने के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो वहां पर भी आप कैश में डोनेशन नहीं दे पाएंगे। डोनेशन बहुत सारी हैं इनकम टैक्स में जो आप दे सकते हैं। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है, डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट है और इस तरह की कोई भी अगर आप डोनेशंस देते हैं, डोनेशन टू एनी काइंड ऑफ थिंग्स, अगर आप वहां पर कोई भी डोनेशन दे रहे हैं तो वो डोनेशन आप कैश में नहीं दे पाएंगे। तो इनकम टैक्स में डोनेशन की भी एक लिमिट डिटरमाइन कर रखी है जिसके ऊपर का अमाउंट आप कैश में पे नहीं कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले सेक्शन 80G की। तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आप 80G में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, डोनेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो वहां पर जो आप मैक्सिमम डोनेशन कैश में दे सकते हैं दैट इज 2,000 रुपीज। इसका मतलब अगर आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को, चाहे वो सेक्शन 80G की किसी भी कैटेगरी में कवर होती है, तो वहां पर आप 2,000 रुपए से ज्यादा की डोनेशन कैश में नहीं दे पाएंगे।
अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा की डोनेशन कैश में पे करते हैं तो उस अमाउंट की आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऐसे में वो अमाउंट आपका बेकार हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डोनेशन की डिडक्शन मिले तो आपको 2000 रुपए से ऊपर की डोनेशन को कैश में पे नहीं करना है। सिमिलरली इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 80GG जो कि बात करता है कि अगर आप डोनेशन देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वहां पर भी आपको याद रखना है कि आप इस तरह की डोनेशन कैश में पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैश में कोई डोनेशन पे करते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80GG में नहीं दी जाएगी। आपको जितनी भी डोनेशंस पे करनी है वो कैश में नहीं पे करनी है। आप कैश के अलावा चेक से, एनईएफटी या बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से हमारे पास इनकम टैक्स में एक सेक्शन 80GG है, इसी तरह से वी हैव वन मोर सेक्शन इन 80GG। यहां पर लिखा हुआ है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है वो किसी भी पर्सन पर एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट द लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो ऐसे में अगर कोई भी पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है तो वो कैश में डोनेशन नहीं दे पाएगा। अगर वो पर्सन कैश में डोनेशन देता है तो वहां पर वो डोनेशन उसकी डिसअलाउ हो जाएगी और ऐसे में उसको उस डोनेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई मीन टू से उसको वहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने 7वें नंबर पॉइंट की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं और आप उस प्रीमियम को कैश में पे करते हैं तो भी वहां पर आपको कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाएंगे और आपको ऐसे में उस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो पेमेंट की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80D वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो यहां पर सेक्शन 80DD में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो वो प्रीमियम भी आप कैश में पे नहीं कर पाएंगे। तो एज पर सेक्शन 80D डिडक्शन आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की तभी मिलती है जब आप उस प्रीमियम को अदर देन कैश पे करते हैं। चाहे आपका अमाउंट कितना भी हो, 1000, 2000, 5000, 50,000, कुछ भी अमाउंट अगर आपका रहता है आपको कैश में पे नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको उसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D मिल जाए तो आप वहां पर ध्यान रखिएगा, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे नहीं करेंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, सेक्शन 80D में आपको एक डिडक्शन और मिलती है विच इज फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। 5000 रुपए तक की डिडक्शन आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मिल जाती है। इनकम टैक्स ने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है। इसका मतलब आप चाहें तो उसे कैश में भी पे कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे अदर देन कैश भी पे कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट है, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं और इसका जो बेनिफिट आपको मिलता है वो केवल 5000 रुपए तक का ही मिलता है। तो आप चाहें तो 5 के 5000 कैश में पे कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 के 5000 बैंकिंग चैनल से पे कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कुछ भी पे करते हैं विच इज इन कैश तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये अमाउंट आपका अलाउ कर दिया जाएगा और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपके ऊपर वहां पर अराइज नहीं होंगी। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने 8वें नंबर के पॉइंट के बारे में और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा इस वीडियो का। जी हां दोस्तों, मैं आपके साथ अब बात करने वाला हूं टीडीएस ऑन विड्रॉल ऑफ कैश। जी हां दोस्तों, अगर आप बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और आप अपने बैंक अकाउंट में से कैश का विड्रॉल करते हैं, मतलब आप ब्रांच जाते हैं और ब्रांच से कैश विड्रॉ करके लाते हैं, एटीएम जाते हैं, एटीएम से आप कैश विड्रॉ करके लाते हैं, तो वहां पर भी आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर आपका वो कैश विड्रॉल एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाता है। दोस्तों हाल ही में इनकम टैक्स में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 194N, जो बात करता है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। तो अगर कोई भी पर्सन अपने बैंक से कैश विड्रॉ करता है और वो एक सर्टेन लिमिट के ऊपर चला जाता है तो वहां पर उस पर्सन का टीडीएस कट जाता है। तो सेक्शन 194N कहता है कि अगर कोई भी बैंक है, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है या कोई भी पोस्ट ऑफिस है, अगर वो किसी भी अपने कस्टमर को, बैंक होल्डर को, अकाउंट होल्डर को कैश की पेमेंट करता है बाय वे ऑफ अ विड्रॉल फ्रॉम हिज अकाउंट, तो ऐसे में उनका टीडीएस काटा जाएगा। यहां पर दोस्तों एक थ्रेशोल्ड भी रखी गई है, इसका मतलब यह है कि अगर आप इतने अमाउंट तक की विड्रॉल करते हैं तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा और उसके ऊपर अगर आपके विड्रॉल्स जाते हैं तो ही आपका टीडीएस काटा जाएगा।
अब इस थ्रेशोल्ड को समझने के लिए पहले हमें दो कैटेगरी समझनी पड़ेगी कि इनकम टैक्स ने इस दो कैटेगरीज को कैसे डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहली कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, जिन लोगों ने अपने पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करी है। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति जिन्होंने अपने पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करी है, तो उनके ऊपर टीडीएस के रेट कुछ इस तरह से एप्लीकेबल होंगे। तो जब तक कि वो 20 लाख रुपए का विड्रॉल करेंगे उनका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर उनका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20 लाख रुपए से ज्यादा का विड्रॉल हो जाता है और 1 करोड़ से कम का रहता है, तो वहां पर उनका जो टीडीएस होगा 2% के हिसाब से काटा जाएगा। एंड द मोमेंट व्हेन देयर विड्रॉल इज मोर देन 1 करोड़, तो जैसे ही उनके विड्रॉल 1 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे, उनका जो टीडीएस होगा वो 5% के हिसाब से कटना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये वाला प्रोविजन मैं केवल उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अपने पिछले 3 साल की रिटर्न्स फाइल नहीं करी है। तो जो लोग अपने पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, उनका जो टीडीएस होगा वो इस तरह से काटा जाएगा। 20 लाख रुपए तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख रुपए से ऊपर 1 करोड़ तक की विड्रॉल्स पर 2% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा, और 1 करोड़ से ऊपर जितना भी विड्रॉल हो जाएगा उस पर जो टीडीएस का रेट रहने वाला है वो 5% के हिसाब से रहने वाला है। आइएगा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने पिछले 3 साल की रिटर्न्स भरी हैं। तो उनके केस में टीडीएस का रेट कुछ इस तरह से रहेगा कि अगर वो 1 करोड़ रुपए तक का विड्रॉल करेंगे तो कोई टीडीएस उनका नहीं काटा जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 1 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल करते हैं, तो जितना भी अमाउंट वो 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ करेंगे उसका 2% के हिसाब से उनका टीडीएस कट जाएगा। दोस्तों ये जो टीडीएस आपका सेक्शन 194N में कटेगा, इस टीडीएस को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी से। आप इसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जब आप अपनी आईटीआर भरेंगे उसमें आपको इसको डिक्लेयर करना होगा और वहां पर आप इसे क्लेम कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, सेक्शन 194N में कुछ एक्सेप्शंस भी डाले गए हैं। एक्सेप्शंस का मतलब यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप अपना कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से, तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा अंडर सेक्शन 194N। तो यहां पर कुछ एग्जेम्पशंस एंड एक्सेप्शंस भी रखे गए हैं इस वाले प्रोविजन में। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। तो exemption is available when a payment is made to a certain recipient such as the government, banking company, cooperative society engaged in carrying on the business of banking, post office, banking correspondent and white label ATM operator who are involved in the handling of substantial amount of cash as a part of their business operations। तो यहां पर अगर पेमेंट बैंक को हो रही है, यहां पर पेमेंट अगर गवर्नमेंट को हो रही है, या यहां पर पेमेंट अगर किसी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को हो रही है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को हो रही है, तो उस केस में उनको जब कैश विड्रॉ करना होगा तो वहां पर उनका 194N में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। एंड जितने भी बाकी बचे हुए लोग हैं, अगर वो अपना कैश विड्रॉ करते हैं तो अकॉर्डिंगली उनका टीडीएस कट जाएगा। एंड ये डिसाइड करने के लिए कि कितना टीडीएस कटेगा, आपको वही दो कैटेगरीज फिर से देखनी होंगी कि उसने पिछले 3 साल की रिटर्न्स फाइल करी हैं या नहीं करी हैं। करी हैं तो अकॉर्डिंगली रेट्स अलग हो जाएंगे, लिमिट अलग हो जाएंगी, और अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो वहां पर रेट एंड लिमिट्स अलग तरह से देखी जाएंगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये बची हुई 4 ट्रांजैक्शंस भी समझ आ गई होंगी और बहुत अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, उसके अंदर क्या क्या इंटरनली लिमिट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपको इनकम टैक्स में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट हो और आपको इनकम टैक्स में किसी तरह की परेशानी क्रिएट ना हो। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।